स्वागत है आपका फेस टू फेस एक मुलाकात में। मयंक जी, स्वागत है आपका फेस टू फेस एक मुलाकात में। मयंक जी, आपने एजुकेशन जो शुरुआत में लिया वो कहाँ से लिया और किस तरह से आपका ये एजुकेशनल सफर आगे बढ़ा? मैं बॉम्बे में ही पैदा हुआ हूँ, बॉम्बे में ही एजुकेट हुआ हूँ। मुझे बचपन से पॉलिटिक्स का बहुत शौक था और एक समय में मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी था। आरएसएस के प्रति मेरी रुचि इस कारण थी क्योंकि आरएसएस इज वन ऑफ द ओनली ऑर्गेनाइजेशंस जो नेशन बिल्डिंग में है। श्री रामकृष्ण मिशन और भी एक है। तो जब 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तब मुझे बहुत बड़ा झटका लगा और मैंने वहां पे बहुत काम शुरू कर दिया था। तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी और वहां रोड साइड प्लेस कर रहा था। मेरे ऊपर एक समय वारंट भी आया था, मैं अंडरग्राउंड भी चले गया था। लेकिन सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। 1979 में जब अटल बिहारी जी ने चरण सिंह के साथ एग्रीमेंट साइन किया तब मुझे लगा कि बीजेपी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई अंतर नहीं है, सारे अपॉर्चुनिस्टिक हैं। और उस दिन मैंने पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर कर दिया। लेकिन उस समय भी मैं PUCL, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर था और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सिविल लिबर्टीज एंड आई हैड अ पैशन फॉर चेंजिंग द वे दिस कंट्री वर्क्स। और मैं आई लिव्ड माई लाइफ रीडिंग अबाउट गांधी, listening to Madhulimai giving speeches, listening to some of the RSS pracharaks giving speeches. They are full of patriotism and they are full of love for our motherland. और वो मुझे में इनग्रेंड हो गया था बचपन से। इसके बाद मैं पब्लिक लाइफ से अपना बिजनेस संभालने लगा और जैसे आम नागरिक करते हैं, जैसे लोग करते हैं, बैठ के पॉलिटिशियन ये चोर है, वो खराब है, इसने ये कर दिया, वो ये कर दिया, इस प्रकार का नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव माइंड फ्रेम में चले गया था। और बिजनेस कर रहा था तो बहुत सारा मुझे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, बहुत सारी चीजें करनी पड़ी जो मैं नहीं चाहता था करना। बट सिस्टम ऐसी है कि सिस्टम में एग्जिस्ट अगर करना है, इंडिया की सिस्टम यह है कि वर्किंग एंड बीइंग ऑनेस्ट इज नॉट कंपेटेबल। या तो आप ऑनेस्ट हो सकते हो या तो आप बिजनेस कर सकते हो, दोनों चीज कोई हिसाब से नहीं कर सकते। तो मैंने भी बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किया, लेकिन हर कॉम्प्रोमाइज करते हुए मेरे में आग की ज्वाला बढ़ती गई कि कब मैं कुछ करूं, कुछ पॉजिटिव करूं। और 3 साल पहले मेरी वाइफ का एनकरेजमेंट से उन्होंने कहा, मैं बहुत हो गया घर में बैठ के, ये वो है वो है, व्हाई डोंट यू गो एंड डू समथिंग। उसी दौरान मैं कुछ लोगों को मिला जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस था। नहीं महंगी, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट से ही आदमी में इतना बड़ा चेंज आ सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो मतलब जिससे आपने इस तरफ मुड़ना, इस तरफ ध्यान देना आवश्यक समझा कि नहीं, मुझे इस वक्त इस तरफ ध्यान देना चाहिए। 2 चीज हुई है, एक तो पर्सनल है और एक थोड़ा सोशल लाइफ में हुआ। अच्छा। मेरे घर के सामने एक खुला मैदान था, तो बच्चे खेलते थे, खूब सारे झाड़ वगैरह थे, पर यहाँ का कोई बिल्डर BMC नेक्सस से वो पूरी चीज के ऊपर ट्रांजिट कैंप बन गई, ओवरनाइट बन गया। बहुत सारी अंदर गेम्स थी, वो सब मुझे पता चली और हमारे यहाँ के सब ने यूनियन एक सोसाइटी बना के कोर्ट को अप्रोच किया और मैंने वहां पे थोड़ी सी लीडरशिप ले ली और मैंने दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जो मुंबई के थे उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की मदद के लिए। और मैंने देखा कि जबकि देयर वर ऑर्गेनाइजेशंस बट दे वर ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट, शक्ति नहीं थी। कोई भी संस्था में मैंने देखा शक्ति नहीं थी पॉलिटिशियंस के सामने, सिस्टम के सामने, अथॉरिटी के सामने लड़ने की। तो मेरे जो भी सपने देख रहा था घर में बैठे कि अरे हमारी सिविल सोसाइटी में भी बहुत स्ट्रेंथ है, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए। मयंक जी, आज़ादी के 55 साल बाद आप अपने देश को किस मुकाम पर पाते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक 5000 साल पुरानी संस्कृति है, सबसे इवॉल्व, सबसे आगे बढ़ा हुआ कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन इंडियंस का है। फिर भी
आज ये कहूं कि एक देश जिसकी संस्कृति में इतना आयुर्वेदा, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, इतने अच्छे संस्कार होने के बाद हम नीचे पड़े हुए हैं, और एक बारबेरिक कंट्री लाइक अमेरिका इज ऑन द टॉप। और आप जानते होंगे जो भी टॉप पे होता है उसको लोग फॉलो करते हैं। तो आज पूरा विश्व इंक्लूडिंग इंडियंस आर फॉलोइंग व्हाट इज बीइंग डन इन अमेरिका, इन वेस्टर्न सोसाइटीज। मतलब जैसे आपने कहा कि हम 123वें नंबर पे हैं 172 कंट्रीज में, तो ये पीछे जो हमारा मुसलसल जाना है, इसका कारण आप क्या समझ रहे हैं? थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइटली में तो नहीं बता सकते हैं कि ये ही कारण है, ये एक ही कारण है, बहुत सारे कारण है, लेकिन मैं मेन कारण के ऊपर आज बात करूंगा आपसे। सिस्टम जो हमारा है ये कंप्लीटली डिफेक्टिव और फ्लॉड है। इसका एक थोड़ा सा अगेन हम थोड़ा बैक जाएंगे। 200 साल 150 200 साल पहले ब्रिटिशर ने एक जो सिस्टम यूरोप में था छोटी सी कंट्री के लिए, वो सिस्टम लेके हमने इंडिया में रख दिया, जो कि बहुत बड़ी कंट्री है। कंपेयर टू यूके में बी वी आर 80 और 100 टाइम्स बिगर। अब जो सिस्टम वहां सक्सेसफुली रन कर रहा था, उसको इतनी बड़ी कंट्री में ट्रांसप्लांट कर दिया। वो सिस्टम था एक एडमिनिस्ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेटर के बीच का। यहां ये बन गया एक स्लेव और मास्टर के बीच। अब जानते हो स्लेव मास्टर के बीच रिलेशनशिप होगा तो उसमें कितना शंका होगी, कितना सस्पिशन होगा, और कितने लैम्ब्रिन्स होंगे बिटवीन दीज टू, सिस्टम एंड पीपल। तो हमारे यहां लेयर्स पे लेयर्स बनते गए। ये सिस्टम जैसे समय बढ़ते गया ये अंदर से खोखला होने लगा, सड़ने लगा। और जब ब्रिटिशर छोड़ के गए, वो बहुत सारे कारण थे छोड़ने के। एक कारण यह भी था कि उनका सिस्टम के ऊपर से भी कंट्रोल छूट रहा था। इंडिपेंडेंस मिलने पे इसी सिस्टम को उठा के हमने इंडिया में रख दिया। एक 200 साल पुराना छोटी कंट्री के लिए एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेट के लिए जो यहां स्लेव मास्टर बन गया, वो सिस्टम हमने उठा के यहां रख दिया जो सड़ रहा था। 55 साल हुए इंडिपेंडेंस को, डेथ की एज बढ़ रही है, नए बर्थ हो रहे हैं, तो ये सिस्टम का लोड हो गया 3 गुना। सड़ी हुई सिस्टम को 3 गुना हो गया तो और सड़ गई। अब इसके साथ हम जरा सा एक भारतीय मानस की तरफ नजर रखेंगे। इंडियंस बेसिकली कावर्ड्स हैं, बेसिकली लेजी हैं, बेसिकली एपैथेटिक है दूसरे से। उसके कारण बहुत सारे हैं। कॉलोनियल रूल में थे हम लोग 200 साल। हिंदूज हैं, ज्यादा करके हिंदू सोचते हैं कि हम जो हैं वो लास्ट 5-6 जन्म के फाइनल हैं और मर जाएंगे, दूसरे जन्म ले लेंगे। तो वो भी एक कारण है कि हम काफी एपैथेटिक है। और ये सिस्टम हमने बनाया नहीं है, तो हमको ये नहीं मालूम उसका स्क्रू कहां है, कौन सा स्क्रू टाइट करें, ये और किसका सिस्टम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण इस सिस्टम का बिगड़ने का ये है कि जिसके हाथ में लीवर है सिस्टम की, उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट है सिस्टम में, वो नहीं चाहता ये सिस्टम चेंज हो, क्योंकि उसकी दाना पानी, उसकी कमाई, उसका करप्शन, उसका भ्रष्टाचार, उसका पावर, ये सारा इस सिस्टम से फ्लो कर रहा है। पॉलिटिशियंस देख लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स देख लीजिए, वॉचमैन देख लीजिए, कांस्टेबल देख लीजिए, पुलिस इंस्पेक्टर देख लीजिए, जो आदमी इस सिस्टम को पकड़ के है, जो उस तरफ है सिस्टम के, वो इस सिस्टम को निचोड़ रहा है। तो आप करप्शन को अगर इस एंगल से देखेंगे, बड़े व्यू से, छोटी छोटी चीजें, उसने पैसा खाया, सुखराम ने ये किया, उसने नहीं, ये अगर छोड़ दें और पूरा सिस्टम को देखें, तो ये देखेंगे कि जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक इंसान नहीं बदलेगा और तब तक ये देश नहीं बदलेगा। क्या ये मानकर चलें कि मतलब आजादी के बाद हमें कोई लीडर सच में मतलब मिला ही नहीं जिसने ये सोचा? इतना सरल जवाब नहीं है। लीडर्स अच्छे भी आए, बुरे भी आए, ठीक भी आए, पर्सनालिटीज का सवाल नहीं है। इट इज नॉट
We do not need change of players. We need to change the rules of the game. आज के दिन में ऐसी सिस्टम है कि मैं आपको बोलूं, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर अगर श्री राम भी बन जाए या गांधी जी भी बन जाए तो कुछ नहीं हो सकता। केरला में ए के एंथनी मेरे ख्याल से सबसे ऑनेस्ट पर्सन है, 1 रुपया ना खुद लेता है नकली। लेकिन अगर वो एमएलए को अपने टाइम टू टाइम पैसे नहीं पहुंचाएगा तो नेक्स्ट मॉर्निंग चीफ मिनिस्टरशिप की गद्दी से उतर जाएगा। ये पूरी व्यवस्था पैसों से बनी है, मसल एंड मनी, और एक लीडर कुछ नहीं कर सकता। और पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरशिप को कोई इंटरेस्ट नहीं है सिस्टम बदलने में। ये सिस्टम सिर्फ बदला जाएगा 3 चीज से। 1 जुडिशरी, 2 मीडिया, एंड 3 विच इज द मोस्ट लास्टिंग, पावर ऑफ द पीपल। मयंक जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि मतलब हम पीछे की तरफ बजाय आगे जाने के पीछे की तरफ दिन ब दिन चले जा रहे हैं, तो ये जो लोगों की मानसिकता है जिसके कारण ये सिस्टम चल रहा है और हम पीछे जा रहे हैं, ये इस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे? सबसे पहले तो मैं कह दूं कि मैं समझता हूं इंडियंस से हाईली इंटेलेक्चुअल और कोई कौम नहीं है। हम जब देखते हैं, ये एक छोटी सी आप चीज समझिए, मैं सिस्टम के बारे में कह रहा था कि एक इंडियन जिसका 5000 साल पुराना दिमाग है, वो यहाँ खराब सिस्टम के कारण कुछ नहीं कर पाता है। वो इधर उधर छोटी छोटी गेम्स खेलता है, उसको चीट करता है, उसको इनकम टैक्स का पैसा खा लेता है, ये करता है। यही इंडियन जब अब्रॉड जाता है जहाँ सिस्टम्स ठीक है तो ये सारे एक्सेल करते हैं। दे गो टू द राइट टू द टॉप इवन दो यू आर आउटसाइडर। तो इससे ये मेरी बात थोड़ी सी साबित होती है कि सिस्टम चेंज होने से आदमी चेंज होता है। तो आदमी इंडियन में कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वी आर ब्रॉट अप इन अ वेरी गुड मैनर, अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छी पर्सनल उनको नॉलेज दी जाती है, मॉरल्स दिए जाते हैं। लेकिन सडनली सोशल लाइफ में आने से क्या हो जाता है, क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं? तो इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम बहुत डरपोक हैं, हम खड़े नहीं रह पाते हैं। और मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है कि ये उसी गांधी जी का देश है जहां पे लोग छाती के ऊपर लाठी लेते थे, सर के ऊपर लाठी लेते थे। 60-70 साल भी नहीं हुए, आज कोई कन्फ्रंट करने को तैयार नहीं है अथॉरिटीज को। मयंक जी, आप किन किन पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हैं? मतलब ऐसे कौन कौन से लोग हैं? देश की बात कर रहा हूँ, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं। देखिए, जब मैंने ये तय किया था कि मैं कुछ ऐसा काम करना चाहूंगा इस जीवन में जिससे देश में बदलाव आ सके, तो आप समझ ही सकते हो कि किस प्रकार के लोगों मेरे इंस्पिरेशन हुए हैं कि गांधी जी, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद। आज के जमाने में मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे लगा कि आज के जमाने में भी गांधी जिंदा होगा, आज के जमाने में भी तिलक होगा, आज के जमाने में भी सरदार पटेल होगा, आज के जमाने में जवाहरलाल नेहरू होगा।